हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सागर तोमर। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट 1। और उसके लिए सबसे पहले कौन सी होने वाली है? इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। सो फर्स्टली सबसे पहले क्या है इसमें? डेफिनेशंस। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है? मेडिसिनल केमिस्ट्री ब्रांच, it is a branch of chemistry that deals with the discovery, development and identification and study of mechanism action of biological active compounds। देखिए, जो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी, डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन से लेके और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी तक, जितना भी जो भी प्रोसेस होती है, जितना भी काम होता है, वो सब किसके अंडर में होता है? मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर में होता है। ठीक है ना? It combines with the principle of organic chemistry, biochemistry and pharmacology to design and optimize a drug। देखिए, मेडिसिन केमिस्ट्री की वजह से हम क्या करते हैं? कोई भी न्यू कंपाउंड है या कोई लीड कंपाउंड है, उसकी डिस्कवरी करते हैं, फिर उसको एज ए ड्रग में कन्वर्ट करते हैं, उस ड्रग को बाद में हम किसी प्रोड्रग में कन्वर्ट करते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? मेडिसिन केमिस्ट्री की वजह से होता है। लेकिन मेडिसिन केमिस्ट्री 3 पैरामीटर्स के ऊपर काम करती है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शामिल होती है, हमारी बायोकेमिस्ट्री भी शामिल होती है इसमें, और इसमें क्या होता है? फार्माकोलॉजी भी शामिल होती है। इन तीनों की मदद से हम किसी भी न्यू ड्रग को डिजाइन कर पाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। वो कैसे कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा ही। इससे पहले कि हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं और जो हमारा एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो जो हमारा बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, उसके अंदर क्या होता है? देखो, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड के अंदर मान लीजिए कोई टैबलेट है, ये टैबलेट है, इस टैबलेट का क्या नाम रख दिया मैंने? पीसीएम रख दिया, पैरासीटामोल रख दिया। अब ये पैरासीटामोल कंप्लीट टैबलेट है, जो कि क्या है? एक एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। ठीक है? एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों है। अब जो ये कंप्लीट ड्रग बनी, कंप्लीट फॉर्म ऑफ डोज है, कंप्लीट ड्रग है, पैरासीटामोल कंप्लीट टैबलेट है, वो क्या है? एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड है। मतलब इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स बनकर क्या बना दिया उन्होंने? एक कंपाउंड बना दिया। जैसे कि इसके अंदर क्या है? हमारा एपीआई भी है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी है इसके अंदर। इसके अंदर फिलर्स भी हैं, जैसे चौक पाउडर हो गया, आपका चौक पाउडर हो गया, या फिर कलरिंग एजेंट्स भी है हमारे इसके अंदर, कलरिंग एजेंट्स भी है इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या है? और मान लीजिए टेस्ट को बढ़ाने के लिए स्वीटनर्स भी हो गए। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी चीज मिलकर, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बनकर इन्होंने क्या बना दिया? एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड बना दिया, जिसका एक स्पेसिफिक थेराप्यूटिक इफेक्ट है। अब थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है इसका? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। ठीक है? तो ये क्या हो गया? हमारा एक बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया। अब ऑन द अदर हैंड, जो हमारा एपीआई होता है, वो क्या होता है? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये क्या है? जो इस पेशियम के अंदर, मान लीजिए यही हमने इसी टेबलेट का ले लिया, एग्जांपल ले लिया, पीसीएम है। अब पीसीएम के अंदर ये सारी चीजें तो है, स्वीटनेस, एपीआई मतलब स्वीटनेस हो गया, फिलर्स, कलरिंग एजेंट्स हो गए, या फिर और दूसरी चीजें होंगे, जिससे मिलकर, जिसके कॉम्बिनेशन से मिलकर ये एक कंपाउंड बन गया। ठीक है ना? अगर इन सभी को निकाल दे, इन सभी को निकाल दे, तो एक क्या बचेगा? एक ऐसा मॉलिक्यूल बचेगा, एक ऐसा सिस्टम बचेगा, जो कि एक्चुअल में थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। मतलब ये सारी चीज तो क्या हम टेबलेट के अंदर ऐड करते हैं, उसको एक सही फॉर्म देने के लिए, एक सही मात्रा में पूरी मतलब कंप्लीट डोज बनाने के लिए हम ये सब चीजें ऐड करते हैं। लेकिन हम अगर बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड से ये सारी चीजें निकाल दे, तो वहां पे क्या बचेगा? सिर्फ एक एपीआई बचेगा, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, वो आ रहा है, जैसे कि एनाल्जेसिक इफेक्ट आ रहा है या फिर एंटीपायरेटिक इफेक्ट आ रहा है। अब वो एक्टिव कंपाउंड्स क्या हो गया? पीसीएम के अंदर जो हमारा एपीआई होता है, वो क्या होता है? एन पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल
एसिटामाइड। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ एक बार। जो पीसीएम के अंदर जो हमारा मेन कंपाउंड होता है, मेन एपीआई होता है, जिसकी वजह से जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो आता है, वो क्या होता है, सॉरी, एन ब्रैकेट पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉइल एसिटामाइड। ठीक है, जिसको हम C8H9NO2 भी लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पैरासीटामोल के अंदर जो मेन कंपाउंड होता है जिसको हम एपीआई बोलते हैं, ये है वो। इसी की वजह से जो हमारा जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आता है, वो इसी की वजह से आता है। लेकिन जो बाकी ये सारी चीजें होती हैं, फिलर्स, कलरिंग एजेंट, स्वीटनेस होती हैं, ये इस चीज को, इस एपीआई को एक कंप्लीट डोज में कन्वर्ट करने के लिए होती है। देखिए, जो ये एपीआई होता है बहुत ही मिनिमल अमाउंट में होता है। इतना होता है, अगर आपको सीधा सीधा ये 4-हाइड्रोक्सीफेनोएस्टामाइड दे दे कि ये भाई ये पैरासीटामोल का साल्ट है, तुम इसको ले लो, तो ये बहुत ही ज्यादा माइनर होता है, तो ये हवा में उड़ जाएगा, या फिर वहां पे उसकी बायोलिटी बहुत ही कम होगी। ठीक है ना, तो उसकी पोटेंसी और बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से एक पूरी डोज का वो रूप ले लेता है और साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है, और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा के बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये चीजें हो गई, अब चलते हैं हम नोट्स की तरफ। देन अब आते हैं स्कोप की, जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो इस्तेमाल है, मतलब कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री काम आती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिजाइन ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब नए ड्रग्स को बनाने के लिए, उनकी डिस्कवरी के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं हम। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लीड कंपाउंड्स एंड मॉडिफाई देम टू इंप्रूव थेरेप्यूटिक पोटेंशियल्स। लीड कंपाउंड मतलब, लीड कंपाउंड होता है हमारा एक एपीआई। हम कोई भी नई, मतलब मान लीजिए कोई भी मार्केट में या कोई भी इन्वायरमेंट में कोई नई बीमारी आ गई, कोई एक स्पेसिफिक नई बीमारी आ गई, अब उस स्पेसिफिक बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल को, एक एपीआई को जनरेट करते हैं, जिसको हम लीड कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि लीड कंपाउंड को पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं, उसको मॉडिफाई करने में उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं, और उसके थेरेप्यूटिक पोटेंशियल को इनहेंस करने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको हम सार बोलते हैं, एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप टू डिजाइन मोर पोटेंट, सेलेक्टिव एंड सेफ ड्रग्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री का काम हम किसी भी लीड कंपाउंड की सार एक्टिविटी या सार रिलेशनशिप को पहचानने में करते हैं, या फिर QSAR को पहचानने में, या उसको मॉडिफाई करने में, या फिर ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी पोटेंसी, सिलेक्टिविटी और सेफ्टी बनी रहे, बरकरार रहे, या फिर बढ़ जाए। यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन एंड मोलिकुलर डॉकिंग। मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में भी यूज होती है, मोलिकुलर मॉडलिंग में भी यूज होती है। स्टडी ऑफ सार एक्टिविटी रिलेशनशिप, सार में भी, मतलब किसी भी एक्टिव कंपाउंड की या लीड कंपाउंड की एक्टिविटी को पढ़ने में या स्टडी करने के लिए भी, या फिर उसकी सार एक्टिविटी जानने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म फार्माकोकाइनेटिक, किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म रेट को पहचानने के लिए, या फिर उसकी फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी को देखने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ द बॉडी एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रिएट ड्रग्स, किसी भी ड्रग की हम जो पैरामीटर्स होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम ADME भी बोलते हैं, उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसकी स्टडी के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। हेल्प्स टू प्रेडिक्ट ड्रग इंट्रैक्शन एंड पोटेंशियल टॉक्सिसिटी, हम जो कोई भी ड्रग जो लीड कंपाउंड बना रहे हैं, या फिर बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड जो बना रहे हैं, उसको देखने के लिए कि वो किसी और दूसरी ड्रग के साथ में इंटरेक्ट करके कोई सेकंड इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस करा, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस करा, ये सब देखने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, केमिकल सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। केमिकल सिंथेसिस मतलब कि नए जो एपीआई है उनको केमिकली जनरेट करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं, और फार्मास्यूटिकल्स के एनालाइज को भी
के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं, कि जैसे कि वो सिंथेटिक है, नेचुरल है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, या उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, ये सब देखने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। अब आता है रोल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। रोल मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, ड्रग डिस्कवरी। आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीड कंपाउंड्स बोलते हैं, फ्रॉम नेचुरल, सिंथेटिक और बायोलॉजिकल सोर्स। हम न्यू ड्रग जो है हमारा लीड कंपाउंड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम मेडिसिन केमिस्ट्री का यूज करते हैं, कि जो हम लीड कंपाउंड जो हमने जनरेट किया है वो क्या नेचुरल है, सिंथेटिक है या बायोलॉजिकल है। ठीक है ना, कोई भी सब्सटेंस होगा तो तीन ही जगह से लिया जाएगा, या तो नेचुरल होगा, या फिर सिंथेटिक होगा, या फिर बायोलॉजिकल सोर्स होगा। नेचुरल मतलब जैसे कि हमारा मोरफिन हो गया, नेचुरल में क्या गया हमारा, मोरफिन हो गया। और दूसरा क्या है, पेनिसिलिन हो गया। ये क्या है, ये नेचुरल ओरिजिन जो हमारे लीड कंपाउंड है ये वे हैं। अब बायोलॉजिकल एक्टिव क्या हो गया, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, सॉरी दोबारा से लिखता हूं मैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गया, या फिर इंसुलिन डेरिवेटिव्स हो गए, इंसुलिन एनालॉग बोलते। ये सारे क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिव सोर्स से लिए जाते हैं, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं। ठीक है ना, ये उनके टिश्यू वगैरह से लिए जाते हैं, या फिर उनके जो है इंक्यूबेशन करके उनसे निकाले जाते हैं। या फिर जो सिंथेटिक, हम लास्ट आते हैं सिंथेटिक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल्स, बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल्स हो गए, एंटीबैक्टीरियल हो गए। ठीक है, या फिर सीडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग होगी। ठीक है ना, हिप्नोटिक्स और सीडेटिव्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है, सिंथेटिकली जनरेट किए जाते हैं। ठीक है ना, और मेडिसिनल केमिस्ट्री की मदद से हम इनकी केमिकल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोटेंसी और इफिकेसी बढ़ जाती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो उनसे होने वाली जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ड्रग डिजाइन के लिए, किसी भी न्यू ड्रग को डिजाइन करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। जैसे कि क्यों सार एक्टिविटी की रिलेशनशिप जानने के लिए मेडिसिन केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं, या फिर फार्माकोर फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फार्माकोर फॉर आइडेंटिफिकेशन मतलब फार्माकोर फॉर आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं और बहुत सारे टारगेट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक टारगेट और मॉलिक्यूल्स को रेफरेंस बना के उनकी आपस में मॉडलिंग की जाती है, ताकि हमें कोई बेहतर लीड कंपाउंड मिल सके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फार्माकोर आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, फार्माकोर मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अप्लाइज कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, जो कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं, टू प्रेडिक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिमाइज मॉलिक्यूल्स, जिससे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को पता कर सके और उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सके, ताकि उसकी पोटेंसी इनहेंस हो जाए और टॉक्सिसिटी कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए, कोई भी ड्रग है उसको हम क्यों बनाते हैं, क्यों डिस्कवर करते हैं, ताकि उसका एक सटीक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ सके। ठीक है ना, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या हेल्प करती है, एक्सप्लेन हाउ ए ड्रग इंटरेक्ट विद इट्स टारगेट मतलब कोई भी एंजाइम हो सकता है, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, जिससे कि वो ड्रग बाइंड होती है। देखिए, मान लीजिए किसी को क्या है, पैर में चोट लग गई है, पैर में कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हमने इसको क्या किया है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग खिला दी। खिलाने के बाद में जो साइट ऑफ एक्शन है उसके, वो क्या है, उसके पैर है, मतलब पैर में इन्फेक्शन है, तो पैर में क्या हो गया, उसका साइट ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है ना, अब उस साइट ऑफ एक्शन पे वो ड्रग क्या करेगी, जितने भी रिसेप्टर्स होंगे उस पे जाके बाइंड करेगी, अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाएंगे और बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएगी। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या करती है, किसी भी ड्रग के इंटरेक्शन को पता लगाती है कि वो अपने टारगेट के साथ, जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो किसी टारगेट के साथ में कैसे वो बाइंड हो रहा है,
और बाइंड होने के बाद में कितने समय में वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे रहा है, क्या उसकी हाफ लाइफ वैल्यू है, क्या उसके फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स है, इन सभी का पता हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की मदद से लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन इंप्रूविंग टारगेट स्पेसिफिसिटी एंड मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट। इसका मतलब यही है कि इन सभी की मदद से क्या होता है, जो टारगेट की स्पेसिफिसिटी का है, जो मतलब कि वो टारगेट कौन से टारगेट, वो ड्रग जो है किस टारगेट पे ज्यादा अच्छे से बाइंड हो रही है, उस टारगेट की स्पेसिफिसिटी का क्या है, मतलब मोड ऑफ एक्शन ज्यादा जल्दी उस टारगेट पे बाइंड होने से आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर वहां पे जाकर कोई टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है ना। इन सभी का हम पता लगा सकते हैं, और जो बाकी सभी एडवर्स इफेक्ट वहां पे आ सकते हैं उनको भी मिनिमाइज करने में हम इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इम्प्रूविंग ड्रग प्रॉपर्टीज। किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, उसके पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं, मतलब उसके असर को बढ़ा सकते हैं, ड्रग के असर को बढ़ा सकते हैं, किसकी मदद से, मेडिसिनल केमिस्ट्री की वजह से। और ये कैसे होगा, सार और QSAR की स्टडी करके, ठीक है। सोल्युबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं, मतलब कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो हमने ड्रग बनाई है, जो ड्रग डेवलप की है, वो फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, या फिर फैट और वाटर दोनों में सोल्यूबल है ना। अगर सोल्यूबल नहीं है तो सोल्युबिलिटी को इनहेंस करने के लिए भी हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं, करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए भी, कि जहां पे साइट ऑफ एक्शन है वहां पे उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मैकेनिज्म एक्शन उतना ही ज्यादा अच्छे से आएगा और टॉक्सिक इफेक्ट उतने ही कम आएंगे। नेक्स्ट क्या है, केमिकली एंड मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए भी हम इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्टिविटी फॉर टारगेट टिश्यूज, मतलब कि किस टारगेट टिश्यू पे हमें उस ड्रग को बाइंड कराना है, ये सब चीजें हम किसकी मदद से देख पाते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री की मदद से देख पाते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री किस में यूज होती है, वो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन की वजह से हम फार्माकोफोर मैपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम एक स्पेसिफिक टिश्यू टारगेट को जनरेट करते हैं या डिस्कवर करते हैं, जिसके ऊपर वो ड्रग अच्छे से बाइंड होकर अपना मैकेनिज्म एक्शन दिखा दे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट और एनालॉग डेवलपमेंट, ठीक है ना। डिजाइन प्रोडक्ट टू ओवरकम पुअर एब्जॉर्प्शन, इंस्टेबिलिटी और टॉक्सिसिटी, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ड्रग हमने ड्राइव कर दी, डेवलप कर दी या फिर डिस्कवर कर दी, वो उसका क्या हो सकता है कि उसका एब्जॉर्प्शन पुअर हो, या फिर वो अनस्टेबल हो या इंस्टेबल हो, या फिर वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर सकती है। ऐसे में हम इन तीनों चीजों को कम करने के लिए उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। मान लीजिए पैरासीटामोल है, PCM ही है, उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। अब क्या हो गया, प्रोडक्ट होने के बाद में क्या हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया, वो पहले अनस्टेबल थी, फिर स्टेबल होनी स्टार्ट हो गई, और उसकी टॉक्सिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। क्रिएट स्ट्रक्चर एनालॉग्स टू इंप्रूव थेरेप्यूटिक इफेक्ट और ओवरकम रेजिस्टेंस। ऐसे इस चीज को हम कैसे करते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री की हेल्प से करते हैं। और कैसे करते हैं वो, हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर में, उस ड्रग की स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, या तो फिर कोई क्या करेंगे, या तो कोई उसकी स्ट्रक्चर में कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देंगे हम, या फिर कोई साइड चेन ऐसी अटैच कर देंगे जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट ना होके पोटेंसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा आएगा, और रेजिस्टेंस के ओवरकम बहुत ही मिनिमल रहेंगे, मतलब रेजिस्टेंस खत्म ही हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडीज हाउ ड्रग आर एब्जॉर्ब, मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेटेड इन द बॉडी। देखिए ड्रग मेटाबोलाइज फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कोई जो लीड कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हमने बनाया है, लीड कंपाउंड बनाया है, तो वो बॉडी के अंदर अपनी फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट कैसे शो कराता है, उस मतलब वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, मेटाबोलाइज कैसे हो रहा है, और बॉडी से एलिमिनेट कैसे हो रहा है। और ये सब होते होते वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो कर रहा, टॉक्सिक इफेक्ट शो कर रहा है तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, वो सब हम इस चीज में देखते हैं। हेल्प्स इन प्रिटेंडिंग ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन भी हम मेडिसिन केमिस्ट्री की वजह से देख सकते हैं। अवॉइडिंग हार्मफुल मेटाबोलाइट्स, जितने भी हार्मफुल मेटाबोलाइट्स हैं उनको भी हम अवॉइड मेडिसिनल केमिस्ट्री की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, सपोर्टिंग फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। ये क्या होता है, एंश्योर द सिंथेसाइज्ड ड्रग मॉलिक्यूल इज केमिकली स्टेबल एंड सुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन। हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की मदद से स्टडी करते हैं उस केमिकल सब्सटेंस के ऊपर जो हमने जनरेट किया है, डेवलप किया है, डिस्कवर किया है,
कि वो स्टेबल, केमिकली स्टेबल है या नहीं है, जो हमने उसकी फॉर्मुलेशन बनाई है, जो फॉर्मूलाज हमने तैयार किए हैं वो सही है या गलत है, उनसे कोई आगे जाकर कोई बीमारी तो नहीं क्रिएट होगी, या कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होके कोई सेकेंडरी इफेक्ट तो नहीं आएगा, वहां पे टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा, या बॉडी में पॉइजन तो नहीं क्रिएट होगा, वो सब हम इस चीज में देखते हैं। अगर कोई ड्रग इन सभी पैरामीटर्स को पास कर जाती है तो फिर उसको रेगुलेटरी अफेयर्स जो है उसको अप्रूव कर देते हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देता है, ताकि हम उस पर फर्दर क्लिनिकल स्टडीज कर सकें, पेशेंट के ऊपर स्टडीज कर सकें, या फिर ये सब होने के बाद उसको पोस्ट मार्केटिंग कर सके, उसको मार्केट के अंदर लेके आ सके। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ड्रग एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर डेफिनेशन 2 नंबर में आ जाता है वैसे तो, ये डिफरेंस दोनों के अंदर कि व्हाट इज ए ड्रग। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ड्रग क्या है। ए ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। देखिए ड्रग क्या होता है, जो ड्रग होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट होकर क्या करता है, एक डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, जिससे कि बीमारी ठीक हो सके, कोई भी बीमारी ठीक हो सके, या फिर कोई स्पेसिफिक बीमारी ठीक हो सके, ठीक है ना, उससे बचा जा सके, उसका कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल किसी पेशेंट को फीवर है और हल्का दर्द भी है उसको, तुमने उसको पीसीएम दी, पीसीएम ने क्या किया, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट कर गया, मतलब जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स जो मीडिएटर होते हैं, एंजाइम्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इनके साथ में मीडिएट करके वो किसी एक बायोलॉजिकल टारगेट के साथ में बाइंड होके वहां पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो पायरेटिक इफेक्ट है, बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, और वहां पे एक थेरापेटिक इफेक्ट शो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फीवर है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ड्रग है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में अटैच होके एक सटीक और स्पेसिफिक थेरेपेटिक इफेक्ट शो करा देता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करा देता है, जिसकी वजह से कोई बीमारी ठीक हो सकती है या फिर उससे बचाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल क्या है, एक एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक भी है। नेक्स्ट क्या है, एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है, एक एंटी इन्फ्लामेशन भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, और क्या है वो माइल्ड एनाल्जेसिक भी है, हल्का दर्द भी वो कंट्रोल कर सकती है। इंसुलिन क्या है, एक एंटी डायबिटिक है, ठीक है ना, डायबिटीज में यूज, डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इंसुलिन का यूज करते हैं। ठीक है ना, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स क्या क्या है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, पोटेंसी ऑफ सिलेक्टिविटी। जो ड्रग होती है उसकी एक मतलब स्पेसिफिक पोटेंसी होती है, उसकी एक स्पेसिफिक सिलेक्टिविटी होती है, मतलब ना तो हम उसको वो एडमिनिस्टर होने के बाद ना तो वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी, जितनी अमाउंट में जितनी डोज में हम दवा देंगे उसका उतना ही टाइम पीरियड तक मैकेनिज्म एक्शन आएगा। ठीक है ना, ये होता है। मिनिमल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसके, बहुत कम साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सुटेबल एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसका, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, अच्छा मेटाबॉलिज्म और अच्छा एक्सक्रीशन भी हो सकता है उसका। ठीक है ना, अब आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या होती है, ए प्रोडक्ट इज एन इनएक्टिव और लेस एक्टिव डेरिवेटिव ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म फ्रॉम इनसाइड द बॉडी थ्रू एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शंस। प्रोडक्ट क्या होती है, ड्रग का ही एक मॉडिफाइड पार्ट होता है, मतलब ड्रग का एक मॉडिफाइड रूप होता है, एक एनालॉग होता है, जो कि एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, मान लीजिए कोई किसी पेशेंट को कोई एक स्पेसिफिक बीमारी है, ठीक है ना, उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम पहले जो उसको ड्रग दे रहे, पहले जो दवाई दे रहे थे, अब वहां पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस पैदा हो गया। रेजिस्टेंस मतलब अब बीमारी का असर उस ड्रग का असर कम हो गया, बीमारी धीरे धीरे करके दोबारा से बढ़ रही है, दोबारा से उसके पहले जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, उस ड्रग के बहुत सारे एनालॉग बनाएंगे, उसको मॉडिफाई करके एनालॉग बनाएंगे, और जिस एनालॉग का सबसे ज्यादा बेहतर असर होगा, सबसे बेहतर रिजल्ट होगा, उसी ड्रग को हम क्या करेंगे, आगे रेगुलेटरी फेज तक पहुंचाएंगे, और बाद में मतलब घूम फिर के उस पेशेंट को देंगे। ठीक है ना, पेशेंट को देने के बाद में क्या होगा, वहां पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो ऑप्टिमल रूप से बढ़ जाएगा, मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा, वहां पे अच्छा मोड ऑफ एक्शन आएगा, अच्छा थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल ना के बराबर ही होगा, और पेशेंट की जो बीमारी है, जो डिसीज है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, जो पहले हम उसको पेशेंट को ड्रग दे रहे थे, उसने क्या किया, उसके खिलाफ क्या हो गया था, वहां पे रेजिस्टेंस पैदा हो गया था। लेकिन हमने जो बहुत सारे एनालॉग बनाए, जो हमने उसके
एनालॉग बनाए वो क्या है, एक तरह से उस ड्रग की क्या है, प्रोड्रग फॉर्म है। पहले ड्रग थी, फिर हमने उसकी क्या बना दी, एक प्रोड्रग फॉर्म बना दी, ठीक है ना। अब वो प्रोड्रग फॉर्म बॉडी में काम कैसे करती है, जो प्रोड्रग होती है वो एक्टिव भी हो सकती है, मतलब कि एक्टिवेटेड भी हो सकती है, और नॉन एक्टिवेटेड भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर एक्टिवेटेड होगी तो बॉडी के अंदर जाएगी, तुरंत असर दिखाएगी, अपना तुरंत मैकेनिज्म दिखाएगी। अगर इनएक्टिव होगी तो बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में वो अलग अलग एंजाइम्स के साथ में या अलग अलग रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के साथ में मिल जाएंगी, जो बॉडी के अंदर और चल रही हैं, जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर, उनके साथ में वो मिल जाएगी। मिलने के बाद क्या होगा, वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद में वहां पे क्या शो कराएंगे, अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कराएंगी, ठीक है ना। और थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कराने के बाद में क्या हो जाए, क्या कर जाएंगे, वो बॉडी से एलिमिनेट कर जाएंगी, ठीक है। और अब कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेहतर क्यों होती है वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट की वजह से क्या हो सकता है, वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है इंप्रूव हो जाता है, और जब एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी में उसकी क्या बढ़ जाएगी, बायोएबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब बायोएबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब ये सब होगा तो क्या होगा, वहां पे टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर आएंगे, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी वहां पे बिल्कुल ना के बराबर ही आएंगे। मास अनप्लीजेंट टेस्ट और इरिटेशन, जो ड्रग की वजह से जो उसका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है ड्रग का, किसी को दवाई कड़वी, कोई दवाई बहुत ज्यादा कड़वी होती है, या फिर दवाई मीठी होती है, या फिर बकबकी होती है, उस प्लीजेंट टेस्ट को भी हम मॉडिफाई कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर, अच्छा टेस्ट हो जाएगा, इरिटेशन कम हो जाएगी, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट अच्छी रहती है, सही रहती है। अचीव साइट स्पेसिफिक डिलीवरी, मतलब कि वहां पे जहां पे साइट ऑफ एक्शन है, जहां पे उस प्रोडक्ट की ज्यादा बायोएबिलिटी है, मतलब कि जहां पे साइट ऑफ एक्शन है, डिसीज है, बीमारी है, तो ऐसे में क्या होगा, उस प्रोडक्ट की बायोएबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ड्रग जो है वो लेस एक्टिव है देन प्रोड्रग, ठीक है। प्रोड्रग ज्यादा समय तक और ज्यादा अच्छे से अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाएगी, वहीं पर ड्रग का जो है कम थेरेप्यूटिक इफेक्ट रहेगा और मिनिमल समय के लिए रहेगा, थोड़ी सिलेक्टिविटी होगी, थोड़ा ये मेटाबॉलिज्म होगा, और थोड़ा ही क्या होगा इसका मोड ऑफ एक्शन होगा। वहीं पे प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन ज्यादा होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। टॉक्सिसिटी बहुत कम हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जांपल हैं, जैसे कि एनालप्रिल हो गया। एनालप्रिल क्या है, प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की एक्टिव फॉर्म क्या होगी, एनालप्रिलेट, जो कि किसकी ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव है, हाई बीपी में, हाई ब्लड प्रेशर में काम आती है। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है, लिवोडोपा। लिवोडोपा एक क्या है, प्रोड्रग है, और प्रोड्रग की जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, डोपामाइन है, और वे किस डिसीज में काम आती है, पार्किंसन डिसीज में काम आती है। नेक्स्ट कौन सी है, कोडीन, जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या है, कोडीन। कोडीन की जो एक्टिव फॉर्म है बॉडी में एडमिनिस्टर करने के बाद वो क्या है, मोर्फिन, और मोर्फिन क्या है, हाईली एनाल्जेसिक है। नेक्स्ट क्या है, एस्प्रिन, एक प्रोडक्ट है जिसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड किसका काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स का काम करती है। देखिए जो हमने प्रोड्यूस की, जो एनालॉग बनाए ड्रग के, वो क्या बनाए हमने, प्रोडक्ट बना दी। अब वो प्रोडक्ट बॉडी के अंदर क्या होगी, एडमिनिस्टर कर दी, एडमिनिस्टर करने के बाद में किसी एंजाइम या केमिकल रिएक्शन के साथ में क्या हो गई, वो मीडिएट हो गई, वहां पे जुड़ गए, जुड़ने के बाद में वहां पे किस में चेंज हो गई, वो अपनी एक्टिव ड्रग फॉर्म में चेंज हो गई, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक इफेक्ट आना था वो आना स्टार्ट हो गया। उसने एंटी हाइपरटेंसिव या किसी भी डिसीज को ठीक करने के लिए वो सुटेबल हो गई, वहां पे रेजिस्टेंस मिनिमल हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट काम करती हैं, ठीक है। अब कुछ समरी है ड्रग की और प्रोडक्ट की। फीचर क्या होता है, मतलब फीचर एक्टिव है, कन्वर्जन है, किस में चेंज हो रही है, उसका पर्पज क्या है। अब सबसे पहले क्या है, एक्टिविटी, एक्टिव एज गिवन, जो ड्रग होती है वो ऑटोमेटिक एक्टिव फॉर्म में होती है जब उसको एडमिनिस्टर कराते हैं, और प्रोडक्ट क्या होती है, वो इनएक्टिव होती है या फिर लेस एक्टिव होती है एडमिनिस्टर कराने से पहले। कन्वर्जन, नो कन्वर्जन नीडेड, जो ड्रग होती है वो जैसे हम उसको एडमिनिस्टर कराएंगे वहां पे वो कन्वर्ट नहीं होगी, वो सीधा अपना मोड ऑफ एक्शन दिखाएगी और बॉडी से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं पे जो हमारी प्रोडक्ट है वो किसको काम करेगी, वो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन का
कोर्स की जरूरत होगी, मतलब वहां पे उसको ऐसे एंजाइम्स और ऐसी केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होगी जिसकी वजह से जो उसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो आ सके और एक स्पेसिफिक थेराप्यूटिक इफेक्ट वहां पे शो हो सके। नेक्स्ट क्या है, पर्पज क्या है इस चीज का, डायरेक्ट थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मतलब ड्रग क्या करती है, एकदम से अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो कराती है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है ना। वहीं पे जो प्रोडक्ट है वो क्या करती है, वो लिमिटेशन शो कराती है किसी भी एक्टिव ड्रग के ऊपर कि कितने समय तक, कितने टाइम तक थेरेप्यूटिक इफेक्ट आए, उसके बाद वो बॉडी से एलिमिनेट कर जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स किसके बीच में थे, हमारे ड्रग और प्रोडक्ट्स के बीच में। अब सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आ गए। हम ड्रग के सोर्सेज कहाँ कहाँ से, कौन से ड्रग लेते हैं, 3 जगह से हम ड्रग को मतलब डेवलप कराते हैं। या तो नेचुरल सोर्स लेते हैं, नेचुरल सोर्स मतलब या तो प्लांट होगा, प्लांट मतलब जैसे प्लांट होता है मोरफिन, ओपियम सीड होती है, वहां से क्या लेते हैं हम, मोरफिन लेते हैं। एनिमल बेस क्या हो गया, इंसुलिन क्या हो गया, और मिनरल्स हो गया। ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं। अब उसके बाद आता है सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक्स। सेमी सिंथेटिक्स मतलब मॉडिफाइड नेचुरल कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो नेचुरल कंपाउंड्स को मॉडिफाई करके उनमें कुछ सिंथेटिक चीजें मिला के हम एक सेमी सिंथेटिक फॉर्म बना देते हैं ड्रग की। फॉर एग्जांपल एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन किसकी सेमी सिंथेटिक फॉर्म है, पेनिसिलिन की। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक, फुली सिंथेसाइज इन लैब, जिसको हम पूरी तरह से किसके अंदर सिंथेसाइज करते हैं, लैब के अंदर। उसका एग्जांपल क्या है, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेज हो गए, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, सार एंड QSAR, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इन मेडिसिन।